तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन जो है, जैसे सेल्फ वाला हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, वही सेम कॉइल था, उसी में हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, तो उसी में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जा रहा था, जिसको हम लोगों ने कहा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं म्यूचुअल की कंडीशन, मतलब कि दो कॉइल रखे जाएंगे, एक को हम कहेंगे प्राइमरी, दूसरे को कहेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी उसे बोला जाएगा जिसमें हम सोर्स लगाएंगे, सेकेंडरी उसे बोला जाएगा जिसमें हम उसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉइल रखे गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आप देखो रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे ये जो आपको करंट बढ़ानी, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे पिछले वाले केस में हमने यहाँ पर जस्ट एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दिया था, तो बस कुल मिला के यहाँ पर कुछ भी ऐसा आपको एक सिस्टम बनाना है जिससे आप इस करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकें। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना लिया, सोर्स को फिक्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके आप करंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया, करंट यहाँ पर बढ़ रही, तो जब यहाँ पर करंट इंक्रीज करेगी तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप देखो ये करंट इधर से जा रही, ठीक है, ऐसे घूमते हुए जाएगी। तो जब आप ऐसे घूम रही, तो ऐसे ही आप फिंगर्स को टर्न करो, तो थंब इधर जा रहा है ना, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस इस साइड में हो जाएंगी। तो ये जो कॉइल है सेकेंडरी, वो इसके पास में ही रखा गया है। तो अब जैसे यहाँ तो कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए ऐसे बना दिया जाता है, बाकी जब वाइंडिंग की जाती है तो एक ही कोर पर किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक है जैसे कोर बना दी, उसी के ऊपर प्राइमरी, उसी के ऊपर सेकेंडरी, ये तो समझाने के लिए अलग अलग ऐसे रख दिया गया। तो जैसे मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर ये सेकेंडरी है, तो उसके पास में ही हम इसे रख रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो इससे भी लिंक हो जाएंगी। अब आप सोचो, यहाँ पर ये क्लोज सर्किट है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और जो लाइंस यहाँ पर है वो यहाँ से भी लिंक हो गई। मतलब अगर आप यहाँ फ्लक्स बढ़ाओगे तो यहाँ भी बढ़ेगा, करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स यहाँ पर भी लिंक है तो यहाँ भी बढ़ेगा। मतलब इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो जब यहाँ से लिंक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करने लगेगी। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, इसी को, यही कॉन्सेप्ट जो कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब प्राइमरी में चेंज करने के कारण जो सेकेंडरी में चेंज हुआ और उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें करंट या जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। साथ में यहाँ पर जो इसका एक कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो देखना है। तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं जरा यहाँ पर। When current passing through a coil changes, the magnetic flux linked with other coil also changes and therefore an EMF is induced in it. This phenomena is called mutual induction. आप देखो यहाँ पर आपको ऐसे देखने में लग रही दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, लेकिन है नहीं। ये करंट, ये जो यहाँ इंड्यूस्ड हुई करंट, वो इसका अपोज करेगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये करंट ऐसे घूमी तो इसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट की, और इसमें जो करंट है वो ऐसे इंड्यूस्ड हो रही ना। तो जब आप इसमें फिंगर्स को ऐसे टर्न करेंगे तो थंब इधर जा रहा है, मतलब ये जो करंट है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों करंट्स क्या है, अपोजिट, मतलब ये जो करंट इंड्यूस्ड हुई वो इसका अपोज कर रही। तो अगर इसमें फ्लक्स फाई एस है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में जो करंट है वो आईपी, तो ये देखा गया कि जो भी ये फ्लक्स है वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो लिखा गया एट एनी इंस्टेंट IP इज द करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड फाई एस इज द फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, देन फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। फाई एस इज इक्वल टू MIP हो जाएगा, वेयर M इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इतना। यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी में फ्लक्स है और किसके प्रोपोर्शनल है, प्राइमरी की करंट के। ठीक है, मतलब दोनों जगह सेकेंडरी नहीं लिखना है, यहाँ फाई एस लिखना है, यहाँ पर आईपी लिखना है। तो फिर अगर हम यूनिट डायमेंशन या फिर हम लोग यहाँ पर देखें, जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी यूनिट और डायमेंशंस वगैरह अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जस्ट जो एल की डायमेंशन और यूनिट वगैरह थी वैसे ही यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो भी एल भी क्या था, फाई अपान आई ही तो था। ठीक है, तो डायमेंशनली और यूनिट वाइज तो सेम ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एसआई यूनिट ऑफ एम क्या लिखा गया, वेबर पर एम्पियर, या फिर वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, या फिर हेनरी। ठीक है,
और जो m है वो क्या है, ml स्क्वायर t माइनस, मतलब m का मतलब जो यहाँ पर डायमेंशन है म्यूचुअल इंडक्शन का, तो वो क्या हो गया ml स्क्वायर t माइनस टू a माइनस टू। आपको यहाँ पर हमने जैसे फ्लक्स के लिए बताया था डायमेंशन, कैसे आपको बताया गया था, फ्लक्स के लिए डायमेंशन हमने कैसे बताई थी, जूल पर एम्पियर, ठीक है, याद है ना। तो अगर वो याद रहता है यूनिट वाइज तो आपको डायमेंशन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो वही ml स्क्वायर t माइनस टू a माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर ml स्क्वायर t माइनस टू a माइनस वन, और a के नीचे है एम्पियर, ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की डायमेंशन याद है तो m की या फिर l की, दोनों की डायमेंशन वैसे ही रहेंगी, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो ईएमएफ यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में कितना इंड्यूस्ड हो जाएगा, ES इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस डिवाइडेड बाई डी टी। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप कैसे लिखेंगे, डी फाई एस डिवाइडेड बाई डी टी, और ये क्या लिखेंगे, MIP लिखेंगे, ठीक है। तो M बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ES इज इक्वल टू माइनस M DIP अपॉन DT, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर आ जाएगा, लिखेंगे। नोट कर लिया आपने। अब जैसे यहां पर देखो कि दोनों कॉइल अगर हैं तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा, और यहां पर ये हम लोग क्या देख रहे हैं, म्यूचुअल देख रहे हैं। तो फिर आप यहां पर उनके बीच एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा आगे हमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है, हम लोगों के लेवल का है नहीं, लेकिन जितना यहाँ पर बता दिया जा रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स आर L1 and L2 एंड देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, मतलब कोई फ्लक्स लीकेज ना हो। फ्लक्स लीकेज ना होने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी में फ्लक्स हो वो पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक हो जाए, कोई भी लाइन ऐसी ना हो जो दूसरे से लिंक ना हो, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है बिटवीन द कॉइल्स, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू रूट L1 इंटू L2। लेकिन अगर फ्लक्स लीकेज है तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहां पर आएगा M इज इक्वल टू K रूट L1 L2, और इस K को हम लोग यहां पर बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसकी वैल्यू जो होगी वो यहां पर लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। एक्चुअल में ये जो K है वो 0 और 1 के बीच में कैसे लाई करता है वो इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आपने प्राइमरी में दिया जो फ्लक्स और सेकेंडरी में कुछ लिंक ही नहीं हुआ, तो सेकेंडरी में कोई फ्लक्स ही नहीं गया, पूरा का पूरा बाहर से कहीं से भी चला गया बट वो सेकेंडरी में नहीं पहुंचा कैसे भी, तो इसका मतलब ये हो गया 0, और ये तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन 0 अपान कुछ भी लिखेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी K की, 0। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपने जितना फ्लक्स प्राइमरी में दिया वो पूरा चला गया सेकेंडरी में, लिंक हो गया जाकर, तो दोनों वैल्यूज बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें आपने कम दिया यहाँ ज्यादा आ गया, ज्यादा तो नहीं आएगा, बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब K की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर आपने प्राइमरी में जो भी फ्लक्स लगा रखा है वो सेकेंडरी से पूरा लिंक नहीं हुआ, मान लिया 70% हो रहा है, 80% हो रहा है, तो कुल कुछ कम हो रहा है, तो जो भी K की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, यानी कि 0 से ज्यादा होगी लेकिन 1 से कम, तो कुल मिला के K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट तब यूज करेंगे जबकि वहां पर फ्लक्स लीकेज हो। तो इस चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिए हैं 3। जैसे अगर आप देखो कि प्राइमरी कॉइल यहाँ दिखाया गया और ये सेकेंडरी दिखा दिया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर ही है, यानी कि प्राइमरी से जितनी भी लाइंस निकलेंगी मैग्नेटिक लाइंस वो सब सेकेंडरी में भी लिंक होंगी, इसलिए पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक होगा, इसलिए K की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर इसमें देखें तो जो लाइंस यहाँ से चलेंगी वो इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, तो जो लाइंस इधर जाएंगी वो तो सेकेंडरी से लिंक हो जाएंगी, लेकिन इधर वाली लाइन सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाएंगी, तो इसका मतलब जो भी K होगा वो 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी ऐसे ही रखें और इस सेकेंडरी को उठा के बहुत दूर रख दें जहां तक इसकी लाइंस पहुंच ही नहीं रही, तो जब इसकी लाइंस ही नहीं पहुंचेंगी तो सेकेंडरी से फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, 0।
तो अगर ये आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तब तो वहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था जो 20 नंबर का, देखो ऐसे ही तो था कि सेकेंडरी को दूर रख दिया गया था, उसने लिख दिया था कि वो जो दूसरा कॉइल है उसको आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, तो वहां पर कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हो सकता है, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा के। लेकिन एक और भी कंडीशन है, वो तो समझ में सीधे आ जाएगा। एक और कंडीशन कि ये जो कॉइल दूसरा है उसको रखा तो नजदीक गया है लेकिन उसको ऐसे रख दिया गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लिया ऐसे करंट जा रही, तो करंट ऐसे जा रही तो फील्ड लाइन ऐसे, ऐसा कुछ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे मान लिया जा रही है, ठीक है। तो अगर फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो आप देखो ये जो कॉइल है इसके सरफेस के, ये जो कॉइल्स हैं यहाँ पर उनके प्लेन के पैरेलल लाइंस हो जा रही ना, और लाइंस अगर प्लेन के पैरेलल हो जाती हैं तो फ्लक्स जीरो हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक हो, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल हो जाती हैं प्लेन के तो एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है 90, क्योंकि अगर प्लेन आप ऐसे बनाओगे तो एंगल एरिया वेक्टर तो इधर बनाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो ये एंगल कितना 90, और फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, बी ए कॉस 90, तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी सेकेंडरी में कोई फ्लक्स नहीं, प्राइमरी में आप दे रहे हैं फ्लक्स, तो ऊपर अगर जीरो रख दिया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो वहां पर जगह छूटी होगी, तीनों डायग्राम आप बना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में दो केस पढ़े थे, एक कॉइल का और एक सोलेनॉइड का, वैसे यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी वैसे ही दो केस रहेंगे, वैसे ही स्टेप्स रहेंगे, और जस्ट उसे याद करने की जरूरत है नहीं, एक एक लाइन में वो डेरिवेशंस हो जाती है। यहाँ बस लिखते हैं तो थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देते हैं, लेकिन आपने वहां देखा ही था कि एक लाइन में ही हम लोगों ने उसका डेरिवेशन समझ लिया था। तो अगर ऐसा है तो हम लोग उसको रटेंगे नहीं, क्योंकि वो याद करने में भूल भी जाता है। तो हम लोग यहाँ पर उसके डेरिवेशन पर ध्यान देंगे कैसे कराया जा रहा है, और ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस पर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली पैक्ड कॉइल्स। तो जैसे एक यहाँ पर प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, तो हम लोग को इनके बीच m की वैल्यू निकालनी है। तो मेथड भी ध्यान रखो, मेथड क्या है कि प्राइमरी में करंट देंगे और सेकेंडरी में फ्लक्स देखेंगे। प्राइमरी में करंट देना है, सेकेंडरी में फ्लक्स देखना है आपको। तो प्राइमरी में आपने आईपी करंट दी, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आईपी, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट एनपी आईपी अपॉन 2आरपी। अब ये सब फॉर्मूला जो है अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो दिमाग में यही आएगा किसका प्राइमरी लेना है किसका सेकेंडरी लेना है, तो याद ही मत करो। जैसे आपसे कहा गया प्राइमरी के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो सीधे फॉर्मूला पता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2आर होता है। तो म्यू नॉट एन, एन किसका रखोगे, प्राइमरी का, आई किसका रखोगे, प्राइमरी की करंट रखोगे, रेडियस भी किसकी रखोगे, प्राइमरी की रखोगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट एनपी आईपी अपॉन 2आरपी हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, सेकेंडरी से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई एस इज इक्वल टू एन एस बीपी एस, वही एनबीए होता है। तो आप ये देखो आप लिख क्या रहे हो, इसको रटेंगे तो भूलेंगे। आप ये देखो कि आप सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स लिख रहे हो ना, तो फ्लक्स लिखेंगे एनबीए, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी में देखो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एनएस, और मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट की है तो बीपी लिखोगे, बीएस तो नहीं लिख दोगे क्योंकि सेकेंडरी में तो कोई करंट ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट की तो एनएस बीपी, और एरिया इसी का रखोगे क्योंकि हम सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनएस बीपीएस, बस ये बीपी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, आईपी नीचे आ जाएगा, पाई एस अपॉन आईपी, इसी को हम क्या कहेंगे एम, जितना बचा उतना इधर रख लो, तो जो बचा उसी को अरेंज करके लिख दिया गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू हो गई, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आ गया। अब आप सोचो इसको अगर आप रटोगे बैठ के तो बार बार भूलेगा, ठीक है, कि किसका एस था, किसका सेकेंडरी था, किसका प्राइमरी लेना था, किसमें क्या लेना था। और अगर आपने यहाँ पर इसके डेरिवेशन को याद कर रखा है, तो ध्यान रखा है, तो आपको सिर्फ यही लाइन तो लिखनी है। भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है, वहां पर दिखाना तो है नहीं किसी को, तो आप सीधे क्या लिखोगे, फाई एस, और फाई एस में भी बीपी भी मत रखो, वो डायरेक्ट ही सब रख दो, मतलब इतना भी ना लिखो। ये तो हमारे दिमाग में है कि जब हम लिखेंगे फाई एस तो हम क्या लिखेंगे, एनबीए, तो हम क्या लिखेंगे, एनएस, और बी प्राइमरी की होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधे प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लिख दो यहाँ पर, और एरिया सेकेंडरी का पाई आर स्क्वायर। और फिर ये सोचो कि आईपी तो नीचे जाना है, वही क्या हो जाएगा, पाई एस अपॉन आईपी क्या हो जाएगा, एम, तो आईपी को छोड़कर जितना बचेगा वही एम हो जाएगा, बस वही यहाँ पर लिख दी गई, नोट करें। डेरिवेशन इसका इसलिए भी आपको बताया जा रहा है कि अगर बाई चांस कोई उसने क्वेश्चन ही ऐसे कोई नया जनरेट करने की कोशिश की, मतलब इसमें कुछ चेंज करके,
तो आपको मेथड याद है कि प्राइमरी में करंट देंगे, ठीक है, सेकेंडरी में आप फ्लक्स देखेंगे और उसके बाद वहां पर पाई एस अपान आईपी कर देंगे, एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम लोग निकालेंगे यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड। मेथड बिल्कुल वैसे रहेगा कि आप प्राइमरी की फील्ड लिखेंगे क्या होगी और सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स लिखेंगे क्या होगा, और देन अगेन आपको क्या करना है, पाई एस अपान आईपी। ये नोट कर लिया ना सभी ने? आप देखो यहां पर कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड, एक ऊपर ये सोलेनॉइड दिया गया, इसको प्राइमरी कहा गया, जो नीचे वाला सोलेनॉइड है वो सेकेंडरी हो गया। यहां पर प्राइमरी में एनपी और एनपी लिखा गया, तो इसका मतलब हमें पता है, अगर कैपिटल एन लिखते हैं तो उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन लिखते हैं तो उसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन का मतलब टोटल और स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एरिया यहाँ पर एस ले लिया गया सेकेंडरी में, और प्राइमरी में करंट आईपी दी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज सारी लिख दी गई हैं जो यूज होने वाली, वो आप यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले प्राइमरी की करंट, तो सोलेनॉइड के कारण प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे। तो हमें पता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, उसमें हम स्मॉल एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी की करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, म्यू नॉट एन पी आई पी। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी, वही लिखेंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की, एरिया सेकेंडरी का, ये बीपी की वैल्यू उठाकर यहां रख दो। इसमें से आईपी आप इधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा एम, जो बचेगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अगेन एक लाइन का डेरिवेशन, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही आप एग्जाम में इतना ही तो लिखना पड़ेगा आपको, बस यहां पर आईपी छोड़कर जो बचेगा वही हो जाएगा एम। नोट कर लिया आपने? इसमें भी नीचे देखो वही पॉइंट सेम लिख दिया गया है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आपको बताया गया था। सेल्फ इंडक्शन में इफ अ मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ एम विल इंक्रीज एंड बिकम्स म्यू आर टाइम्स, क्योंकि जहां पर म्यू नॉट है वहां म्यू आएगा, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो डिस्कशन है ये हम लोग आगे करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में, तो इसको सीधे याद रखो क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बनाया भी गया था अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी दिया गया था, हमने भी क्लास में कराया था, बिल्कुल वैसे सिमिलर आया था क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसका यूज कराया गया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन रॉड रख दें, मतलब जिसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी हाई होती, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये एम या एल जो दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, और कितनी हो जाएंगी, म्यू आर टाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन जो सेल्फ ये जो L1 L2 का रहता है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रेजिस्टेंस का होता है। जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। बट एक पॉइंट प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर म्यूचुअल इंडक्शन दे दिया जाए दोनों कॉइल्स के बीच, क्योंकि सेल्फ होगा, करंट होगी, तो दोनों कॉइल अगर पास में होंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन हो जाती है, बट उसमें ऐसे क्वेश्चंस बना दिए गए, तो इसलिए ये बस मैंने बता दिया, लेकिन आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस पर, हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, तो ये हम ध्यान रखेंगे, बट ये मैंने इसलिए रख दिया कि बाई चांस दो के लिए, चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारे कोर्स में है ना, ठीक है, तो बाई चांस दो के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए ये रखा गया, लेकिन दो से ज्यादा के लिए ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें पेयर्स बनते हैं कि L1 L2 L3, फिर M1 और M2 क्या होगा, और M2 और M3 क्या हो जाएगा, मतलब L2 और L3 के बीच में क्या होगा, तो वो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो जाती हैं। तो हम लोग सिर्फ दो के लिए देखेंगे, और यही अगर आप अपने लेवल की बुक्स में देखेंगे तो यही आपको कुछ बुक्स में मिलेगा। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अगर M0 है, ठीक है, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप सोच लो कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में हम जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे जोड़ते चले जाएंगे। आपको जो भी रेजिस्टेंस का क्वेश्चन उठाना है उठा लो, उसमें सारे रेजिस्टेंस हटाकर इंडक्टर लगा दो, अगर उसने कह दिया M0 है तो बिल्कुल वैसे ही हम पूरा सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है नहीं। L1 L2 है, ऐसे और भी लगे होते तो ऐसे जोड़ते चले जाते सीरीज में, M0, और अगर M0 नहीं तो सिर्फ दो के लिए, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M।
प्लस माइनस का क्या मतलब है वो भी हम आपको समझा देंगे। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो तो पैरेलल में भी वही चीज हो जाएगी कि अगर m 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो वो रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चलेंगे, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर m की वैल्यू 0 नहीं तो सिर्फ दो के लिए हम लोग देखेंगे, L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। मतलब ये चीज तो देखो वही लिखी गई जो पीछे लिखी गई, और ऊपर हो जाएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर। तो ये बहुत रेयर है कि आपके लेवल में पूछा जाए, बट कुछ बुक्स में ऐसे दे दिए गए क्वेश्चन, और चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन हमारे सिलेबस में है इसलिए मैंने वो चीज यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। प्लस माइनस का क्या मतलब है वो भी हम लोग समझ लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। नोट कर लिया इतना। प्लस और माइनस का क्या मतलब है वो समझ लो। प्लस तब आप लेंगे यहाँ पर, जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसी में है बस, तो इसमें प्लस तब लेंगे जब करंट सेम डायरेक्शन में होगी, और माइनस तब लेंगे जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सेम डायरेक्शन में यहाँ पर और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकती। जैसे करंट अगर आप यहाँ पर सोचेंगे तो आपको यही लगेगा सेम ही डायरेक्शन में तो होगी, अपोजिट कहाँ से हो जाएगी। तो अपोजिट आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब उसको घुमाना ही तो है, तो अपोजिट टर्न कराना है तो आप कॉइल जो है उनको आप चेंज कर दो, ठीक है। ऐसे उनकी टर्निंग कर दो कि इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही तो उसमें वैसे फ्लो करने लगे। या आप ऐसे अगर सेम सेंस में दोनों में कॉइल है तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं कि जैसे सीरीज में ही कनेक्ट करना है, यहां से इतना हटा दिया हमने पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि इसे उठाकर ऐसे जोड़ दिया, अभी भी तो सीरीज में ही है, ये पैरेलल में हो गए, अभी भी सीरीज में है। लेकिन अब क्या होगा, इसमें जब करंट यहां से चलेगी तो ऐसे जाएगी, और इसमें करंट पहले तो इधर जाएगी और फिर घूमकर इधर जाएगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी देन ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों में करंट कैसे जा रही है, सीरीज में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, और पहले कैसे जा रही थी, सेम सेंस में। ऐसे यहां पर भी हो सकता है कि अगर आप यहां पर चाहें तो करंट को ऐसे आप यहां पर अपोजिट कर सकते हैं, यहां से इसको कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, ऐसे तो दोनों में जाती करंट सेम डायरेक्शन में। लेकिन अब हमने क्या किया, यहां पर ऐसे चेंज कर दिया, इसको इधर ऐसे टर्न करके कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे। अब आप खुद देखो कि यहां पर जब करंट ऐसे जाएगी तो इसमें तो करंट सीधे ऐसे चलेगी, लेकिन इसमें करंट पहले इधर जाएगी फिर घूमकर ऐसे चलेगी फिर ऐसे जाएगी। तो आप देखो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही। तो कुछ भी हो सकता है, वो लिखकर आपको दिया जाएगा कि सेम सेंस में करंट जा रही या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो अगर सेम है तो प्लस और अपोजिट है तो माइनस। वैसे इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत रेयर ही कि आपके यहाँ पूछा जाए, अदरवाइज अगर पूछा जाएगा तो m = 0 वाली कंडीशन ही आपके यहाँ पूछी जा सकती है, ठीक है। 32 ट्राई करना है, हमको भी पता ये हो गया। 32 का क्या आएगा, आगे वो सॉल्व है ना, इसीलिए मैंने ये लगा रखा। Find the self inductance of a coil in which an EMF of 10 volt is induced when the current in the circuit changes uniformly from 1 ampere to 0.5 ampere in 0.2 second. तो E = -LdI/dt, तो यहां पर हमें L निकालना है, L = -E di/dt। तो E की वैल्यू उसने आपको 10 दे रखे है, और वो 10 हो गया di, मतलब जो चेंज है करंट में वो 1 से 0.5 हुआ, तो 0.5 माइनस 1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां पर ये सॉल्व करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 0.2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाई 0.5 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 हेनरी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर 1 एम्पियर टू 0.5 एम्पियर की बजाय 0.5 एम्पियर टू 1 एम्पियर होता, मतलब इंक्रीमेंट होता करंट में, तब एल की वैल्यू क्या आती, तो माइनस आता, तो माइनस में आंसर टिक करते कि प्लस में। अब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं, बस बोल रहे हैं कौन सा नंबर कट जाने हमारे। सोच के बताओ कि एल प्लस में रखेंगे या माइनस में।
क्यों रखेंगे प्लस में? क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए प्लस। माइनस में नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? देखो आप L की वैल्यू निकाल रहे हो, आपने जो पीछे भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपने देखा है L है क्या? L डिपेंड कर रहा था किस पर? परमिबिलिटी पर, उसकी मतलब म्यू नॉट पर। जैसे आप सोलेनॉइड का लो, तो सोलेनॉइड का अगर आप L ले रहे हैं तो आपने लिखा म्यू नॉट N N इंटू A। अब इसमें ये क्वांटिटी क्या यहां पर माइनस होती है? नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, क्या माइनस में हो सकते हैं? नहीं। कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या माइनस में हो सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न माइनस में का कोई मतलब ही नहीं। और एरिया वो भी प्लस में ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर जो भी है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव तो है नहीं, तो फिर एल की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो वो यहां पर भले ही डी आपने किया तो वो फाइनल माइनस इनिशियल डिक्रीमेंट का केस था तो प्लस हो गया अपने आप, लेकिन अगर ये इंक्रीमेंट का केस होता तो माइनस आता। लेकिन आप माइनस नहीं रखते, आप उसका मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, क्योंकि एल के नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं। जैसे हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज का केस किया था रेजिस्टेंस का, तो उसमें प्लस भी आ रहा था माइनस भी आ रहा था, तो वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस देख रहे थे तो माइनस में तो होने का चांस ही नहीं था। तो इसलिए माइनस साइन को अलग करके जो प्लस बचा था सिर्फ वही हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, तो यहां पर एल प्लस में आए चाहे माइनस में आए, रखेंगे प्लस ही, क्योंकि एल माइनस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द सर्किट गिवन इन फिगर 1 and 2 आर अमीटर्स, जस्ट आफ्टर की K is pressed to complete the circuit the reading will be। रीडिंग यहां पर कहा गया है जीरो होगी पहले में, और मैक्सिमम इन टू, मैक्सिमम इन बोथ 1 and 2, जीरो इन बोथ 1 and 2, मैक्सिमम इन 1 and 0 in 2। फोर्थ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस तरह ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये ऐसे ही बस पूछा जा सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज करके पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज देकर भी आपसे निकलवाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को डालने का पर्पज ये था कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा भी गया, एक बात तो ये, दूसरा इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपको दिया जाएगा आराम से आप कर लेंगे। तो जरा यहाँ पर देखो कि अगर उसने कहा यहां पर जस्ट आफ्टर की K इज प्रेस, तो जस्ट आफ्टर का मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर T इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन देखें हम, तो यहां पर पहले देखेंगे एट T इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है C क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, और L होता है ओपन सर्किट। T इज इक्वल टू जीरो पर C कैपेसिटर, तो शॉर्ट सर्किट बताया गया था, और L T इज इक्वल टू जीरो पर हो जाता ओपन। तो आप सोचो यहां पर कि अगर हम T इज इक्वल टू जीरो पर, जो कि उसने हमसे कहा है कि जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये सर्किट ऑन हो गया, तो T इज इक्वल टू जीरो पर इसका बिहेवियर कैसा होगा? ओपन होगा। ठीक है, यानी कि ये कोई करंट पास नहीं होने देगा, जबकि इसका बिहेवियर कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट जैसा होगा, तो ये करंट को पास होने देगा। तो इसमें तो करंट हो गई जीरो, तो इसका मतलब सेकंड वाले की रीडिंग क्या हो गई? जीरो। लेकिन पूरी की पूरी करंट फिर कहां से पास होगी? फर्स्ट से। तो इसका मतलब पूरी करंट का मतलब वो मैक्सिमम करंट होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट रीड करेगा मैक्सिमम करंट को। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इन 1 and 0 in 2। लेकिन यहीं पर सोचो, उसने कह दिया होता इन, बस उसने जस्ट आफ्टर की के बाद बजाय उसने कह दिया होता स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या यहां पर आंसर आएगा, मतलब रीडिंग किसमें क्या हो जाएगी। तो स्टेडी स्टेट का मतलब T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर बिहेवियर बदल जाएगा, C हो जाएगा ओपन और L हो जाएगा शॉर्ट। तब आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि जब C ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये कोई करंट पास नहीं होने देगा, ये जीरो कर देगा, और ये मैक्सिमम करंट पास करेगा। तो यही क्वेश्चन रहेगा, यही ऑप्शंस रहेंगे, इसमें ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो मैंने उसको भी इधर लिख दिया, हालांकि वो पूछा नहीं गया। ठीक है, अब आप सोचो यहां पर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू देकर भी पूछा जा सकता है। जैसे उसने कह दिया होता बताओ T इज इक्वल टू जीरो पर रीडिंग क्या हो जाएगी, जबकि उसने मान लिया आपको दे दिया होता, जैसे R1 की वैल्यू मान लिया उसने 2 दिया होता, R2 की वैल्यू भी 2 दे देता, और ये मान लिया यहाँ पर 10 वोल्ट देता। अब वो रीडिंग पूछ सकता था, तो हम रीडिंग निकालना है तो क्या है, जब हमने देखा T इज इक्वल टू जीरो पर इसमें कोई करंट होगी नहीं, तो जीरो हो जाएगा, इसमें सारी करंट जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ऐसे स्टेडी स्टेट पर पूछता तो ये 5 रीड करता, 10/2 5 हो जाता, और इसमें क्या हो जाती? जीरो हो जाती।
तो मतलब चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू देकर इस क्वेश्चन को करा दे, चाहे वो ऐसे कुछ भी चेंज कर दे, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे नहीं कि बस हाँ आंसर टिक कर लिया हमने, पूरे क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको बताई गई समझो, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आप दोनों नोट कर लो। ठीक है, ये यहाँ पर कि अगर ऐसे पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे पूछता तो ये